ये है बोलते पन्ने और आप सुन रहे हैं आज के अखबार, ताकि आप जान पाएं स्याही से रंगे पन्नों में छपी खबरों का सच। साल 2014 के बाद से कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब गोकशी का गो तस्करी का आरोप लगाकर कई लोगों की लिंचिंग कर दी गई। हाल में ऐसा ही मामला भिवानी, हरियाणा के भिवानी में आया है, जबकि जिसमें 2 मुस्लिम युवकों के जले हुए शव पाए गए, एक कार के अंदर और एक 4 पहिया वाहन के अंदर। और इस मामले में अब खुलासा हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने खुलासा किया है कि इस मामले में जो आरोपी बनाए गए हैं वो असल में पुलिस के मुखबिर थे और पुलिस से उनका सीधा संबंध था। तो अब सीधी सी बात है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है और यहाँ पर जो पुलिस है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। उस पुलिस पर सीधे सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या पुलिस के समर्थन के चलते यहाँ पर गो तस्करी के आरोपियों को ना सिर्फ मार दिया गया बल्कि उन्हें जलाकर भी उनके शव एक गांव में वाहन में फेंक दिए गए। तो इस मामले में आज जो रिपोर्ट आई है, आज यानी कि 21 फरवरी के संस्करण में के एडिशन में जो खबर इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है उसकी देश भर में चर्चा रही। और यहीं से शुरुआत करते हैं आज के अखबार का। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी, ये है बोलते पन्ने। तो शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी खबर में क्या क्या जानकारी दी है। आप देख रहे हैं पेज 1 की लीड स्टोरी है, ये सेकंड लीड है, फ्लायर के तौर पे लगाई है। बुक्ड फॉर मर्डर बाय राजस्थान पुलिस, 3 अक्यूज्ड वर्क्ड एज हरियाणा पुलिस इन्फॉर्मर। और इस खबर में बताया है कि पास्ड इंफॉर्मेशन ऑन समवन्स ओकेजन ऑन सम ओकेजन्स अकम्पनीड एज विटनेस। पुलिस ने कहा कि ये जो आरोपी हैं, हरियाणा पुलिस ने खुद कहा है कि ये जो आरोपी हैं ये उन्हें कई ऐसे मामलों में जब जो गो तस्करी से जुड़े मामले थे उन मामलों में उन्हें सुराग के तौर पर या कहना चाहिए इंफॉर्मेशन देते आए थे कि ऐसा कोई मामला है और आप वहां चल के एक्शन करिए। और कई मामलों में वो स्वतंत्र विटनेस के तौर पर भी मौजूद रहे हैं। उन केसेस में उनके नाम दर्ज हुए हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस ने क्या किया है कि इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी खबर में बताया, एटलीस्ट 3 ऑफ द अक्यूज्ड नेम्ड इन द FIR ऑन द एलिज्ड मर्डर लास्ट वीक इन राजस्थान resident Junaid Nasir have close tied with the police in Haryana Nuh district as informer on suspected cattle smuggler, even accompanying police team on raids. ये जो जुनैद और नासिर जो 2 लोग जिनके जले हुए शव, ये आप यहाँ मैं इसको और जूम करके दिखा रही हूँ, जुनैद और नासिर, और ये जले हुए शव इनके इस गाड़ी में पाए गए थे। इस खबर में बताया गया है कि ये राजस्थान के रहने वाले इन दोनों मृतक के मामले में 8 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। इनमें से कम 3 ऐसे लोग हैं जो हरियाणा के नूह जिले की पुलिस के इन्फॉर्मर के तौर पर जो है इनके संबंध रहे हैं पुलिस के साथ, और कुछ मामलों में ये जो है स्वतंत्र विटनेस के तौर पर भी इनके नाम दर्ज है FIRs में। तो रिकॉर्ड्स व्यूड बाय इंडियन एक्सप्रेस शोज दैट द 3 रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला एंड द श्रीकांत आर described as an informer in at least 4 FIRs lodged over the past 2 months in the Firozpur, Zirka and Nagina police station in Nuh। तो नूह के ये 2 पुलिस स्टेशन है, फिरोजपुर, जिरका और नगीना। इन 2 में पिछले 2 महीने में दर्ज कम से कम 4 FIR में इन 3 लोगों का, रिंकी सैनी, लोकेश सिंगला और श्रीकांत, इन तीनों का नाम इन्फॉर्मर के तौर पर जो है दर्ज किया गया है। ठीक है, they are among 5 accused initially named in the connection of the alleged murder of the Junaid and Nasir and are part of the cow vigilante groups। तो यहाँ मैं बता दूं कि हरियाणा में करीब 1 साल से अधिक समय पहले एक गौवध निषेध नाम से एक, अगर नाम में हो सकता है कुछ त्रुटि हो, इस तरह के एक नाम से एक कानून पारित किया गया। कानून में ये कहा गया है कि स्थानीय पुलिस
थाना पुलिस जो है स्थानीय गौ रक्षक समिति के साथ मिलकर एक्शन लेगी। तो गौ रक्षक समिति कौन होगी? सीधी सी बात है कि ये राजनीतिक दल होंगे। जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने अपनी गौ रक्षक समिति बना ली, और इसमें कई ऐसे दल हैं जैसे बजरंग, जिसका एक मोनू मानेसर का नाम आ रहा है, ये बजरंग दल का मेंबर है। एंड आगे इस खबर में ही बताया गया, द लिस्ट ऑल्सो इंक्लूड मोनू मानेसर, अ बजरंग दल मेंबर एंड अ फेस ऑफ काउ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट इन गुड़गांव। गुड़गांव में हरियाणा सरकार की जो गौ रक्षा टास्क फोर्स है उसका ये मुख्य चेहरा है, मुख्य मेंबर है, और इसका नाम इस एफआईआर में दर्ज है। तो यहाँ सीधा सा एक संकेत मिल रहा है कि इस पूरे मामले में हरियाणा पुलिस की भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रही है। और इस मामले में ये भी कहा जा रहा है कि ये गौरक्षक समिति के लोगों ने शुरुआत में ये आरोप है कि इन्हें पकड़ा, और ये दो लोग जो राजस्थान जा रहे थे अपनी गाड़ी से, और उसके बाद इन्हें इतना पीटा गया कि ये लगभग अधमरे हो गए, और उसके बाद इन्हें थाना पुलिस के पास ले गए गौरक्षक समिति के लोग। लेकिन पुलिस ने इनकी हालत देखकर इन पे कोई एक्शन करने से मना कर दिया, और आखिर में इन लोगों ने अपने बचाव के लिए इन दोनों युवकों को इस गाड़ी में सहित जला दिया। इस गाड़ी में बांधकर गाड़ी में आग लगा दी, और इस तरह से इनके शव एक गांव में मिले थे, नूह के एक गांव में, भिवानी के एक गांव में। तो इस खबर को लेकर आज हंगामा है। इंडियन एक्सप्रेस लगातार 3-4 दिन से तो मैं देख रही हूँ कि लगातार इस पे कवरेज कर रहा था, और लगातार डिटेल में स्टोरी की है इंडियन एक्सप्रेस ने। इंडियन एक्सप्रेस ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन बाकी के अखबारों ने क्या इस पे कुछ काम किया है, ये देखने की जरूरत है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बाकी के अखबारों का क्या हाल है। एक खबर की है, हिंदुस्तान में एक खबर नहीं है, दैनिक भास्कर में भी ये खबर मुझे दिखी नहीं, एक बार दोबारा भी देख लूंगी। और अमर उजाला में ये खबर है, लेकिन अमर उजाला में खबर आप देखेंगे तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि खबर कह क्या रही है। फ्रंट पेज की हम सबसे बाद में बात करेंगे आज। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो दिखा रही हूँ। देखिए, अमर उजाला ने जो आरोपी हैं उनके हवाले से स्टोरी लगाई है, और स्टोरी ये है कि ये आरोप लग रहा है राजस्थान पुलिस पर कि उन्होंने जुनैद और नासिर मर्डर केस के मुख्य आरोपी श्रीकांत के घर में जब रेड करी तो उन्होंने उनकी पत्नी को पेट पर लात मारी, और जिसके बाद उनका मिस कैरेज हो गया, और उसके बाद उस बच्चे को, उस भ्रूण के शव को आज दफना दिया गया था। उसके बाद पंचायत हुई और पुलिस पे दबाव बना, और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया, और उस पर दोबारा से पोस्टमार्टम के बाद उसके सैंपल लिए गए हैं, और वो दोबारा से उसको दफनाया गया है बच्चे को। तो ये भी इम्पोर्टेंट मामला तो बनता ही है, लेकिन यहाँ पे जो मुख्य खबर है वो गायब हो जाती है। खबर क्या है ये आप देखेंगे तो बहुत ही ये था मामला करके एक छोटे से इंसेट में निपटा दिया गया है कि मामला क्या था। और 16 फरवरी को राजस्थान के भरतपुर जिले के गांव घाटमीका के जुनैद और नासिर की तथाकथित गौरक्षकों ने अपहरण करने के बाद हरियाणा प्रदेश के जिला भिवानी के लोहारू के गांव बारवास में बुलेरो गांव गाड़ी के अंदर जिंदा जलाकर हत्या कर दी। उनके गाड़ी के अंदर कंकाल मिले थे। पहचान के बाद भोपालगढ़ थाने में मृतकों के चाचा इस्माइल की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया। बाद में हत्या की धाराएं भी जोड़ दी गई। अब तक एक आरोपी रिंकू पुत्र विरजू फिरोजपुर जिरका की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो कि 5 दिन के रिमांड पर चल रहा है। बाकी अन्य आरोपी फरार हैं। तो ये आरोप है, लेकिन अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा कि ये पूरी जो स्टोरी यहाँ बनाई है इन्होंने जो ये बच्चे के पोस्टमार्टम से जुड़ी, और हेडिंग भी लगाई है, नवजात के शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान। तो आप किस नवजात की बात हो रही है, कहाँ का मामला है, आप अगर खबर नहीं पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये मामला कहाँ का है। तो इस तरह की हेडिंग लगाई, और ये कई बार अखबार स्ट्रेटेजी के तौर पे करते हैं, क्योंकि कुछ खबरें जब जिन पे वो मान के चलते हैं कि इस खबर को उन्हें उस तरह से पेश करना ही नहीं है कि ये मामला आम लोगों तक पहुंचे, तो उन पे थोड़ा गोलमोल करके कहानियां लिखी जाती हैं, ताकि ये भी ना रहे कि हमने कवरेज नहीं किया। अभी आप देखेंगे तो
ये जो बच्चा था श्रीकांत का बच्चा था। श्रीकांत की पत्नी का मिसकैरेज हुआ। और यहाँ श्रीकांत का नाम आप जब देख रहे हैं कि यहाँ पे आरोपी लिखे हुए हैं, आरोपियों के नाम में श्रीकांत का नाम उन आरोपियों में जो फरार चल रहा है। तो इस पूरी स्टोरी में इन्होंने ये बताया ही नहीं है कि ये वो व्यक्ति है जो 2 लोगों के मर्डर में फरार चल रहा है। उसकी पत्नी के हवाले से जो स्टोरी लिखी गई है वो इम्पोर्टेंट बनती है, लेकिन वो बंदा कहाँ है और ये घटना है क्या, ये कार्रवाई हुई क्या, इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी, उस महिला के साथ ऐसा क्या हुआ और पुलिस ने किया तो राजस्थान पुलिस ने ऐसा क्या किया, उस पर भी कोई डिटेल स्टोरी नहीं है। ये जो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ वो दूसरे पहले हो चुकी कवरेज के हवाले से, जो इंडियन एक्सप्रेस में हो चुकी कवरेज के हवाले से बता रही हूँ। कल के दिन में कई तरह के घटनाक्रम हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक और घटनाक्रम लिया है, लेकिन उसे भी छोटे में निपटा दिया। कल गोरक्षकों पर तथाकथित जो गोरक्षक हैं जिन्हें जुनैद और नासिर की हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया गया, उन पे एफआईआर दर्ज होने के बाद अब गोरक्षक वहां के जो हैं उन्होंने राजस्थान पुलिस की ओर से हरियाणा के गोरक्षकों के खिलाफ हत्या और अपहरण का मुकदमा दर्ज करने के बाद उनके विरोध में प्रदर्शन किया। और सोमवार को भारत माता वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। तो ये चल रहा है देश में कि जहां जिन लोगों पे आरोप है कि उन्होंने गोरक्षा के नाम पे 2 लोगों को जला के मार दिया, उनके सपोर्ट में एक गोरक्षक दल सामने आए हैं और सीधी से, और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे राजस्थान पुलिस जो है वो कर रही है। यहाँ आगे इन्होंने क्या कहा है, भारत माता वाहिनी के संस्थापक ने कहा कि राजस्थान सरकार ने केवल मुसलमानों की वोट लेने के लिए साजिश को रचा है। साजिश को रचा है से ऐसा लगता है कि ये जो 2 लोग मरे थे वो असल में मरे ही नहीं थे। घटना की 4 घंटे बाद ही ओवैसी ने आकर मोर्चा संभाले, ये इन्हीं के बयान में है। तो ये अमर उजाला की कवरेज है। आप देखिए अमर उजाला की कवरेज में और क्या लिखा हुआ है कि पूर्व मंत्री जो है वो पहुंचे। हिंदूवादी संगठन सोमवार को संयुक्त रूप से भरतपुर के गांव घाटमकी का पहुंचकर पूर्व मंत्री आजाद मोहम्मद और पूर्व मंत्री चौधरी रहीसा खान ने मुलाकात करी है, ये जो नासिर और वो हैं उनके परिजनों से। तो बस इतनी सी इन्होंने स्टोरी लगाई है, पर इतना बड़ा पन्ना आप देखिए कि कितना बड़ा पन्ना इन्होंने कंज्यूम किया है इस खबर पे। लेकिन आप अगर खबर समझने जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इस खबर में। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स भी हैं इनकी खबर में, वो उन पे भी बात कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए। नासिर जुनैद के हत्याकांड में सामने आया भिवानी के मोनू राणा का नाम। नासिर जुनैद हत्याकांड में मोनू मानेसर के बाद अब भिवानी के मोनू राणा का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है मोनू मानेसर की टीम में रिंकू सैनी है, जबकि भिवानी के पालूबास निवासी मोनू राणा उर्फ नरेंद्र भगवान की टीम में अनिल मुरथल और विकास आर्य बताए जा रहे हैं। मतलब कुछ और लोगों का नाम सामने आया है, इसको लेकर एक स्टोरी है। लेकिन आप आधे पन्ने की खबर में आप समझना चाहें कि ये मामला कब का था, हुआ क्या था, क्या क्या घटनाक्रम हुए, अभी तक क्या क्या पॉइंट्स आए हैं जिन पे डिबेट चल रही है, वो सब गायब है सिरे से। तो ये एक मुख्य घटना है जिस पर देख लेते हैं कि बाकी अखबारों ने और क्या किया है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। द हिंदू में आज खबरें हैं। अच्छा, ये खबरों की हम अलग से बात करेंगे, बता दे रही हूँ। राजस्थान माफ कीजिएगा, कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हो रहा है 24 फरवरी से रायपुर में, और छत्तीसगढ़ रायपुर में। और इसी से 2-3 दिन पहले यहाँ ईडी ने कांग्रेस के ही कई जगह पे, कई परिसरों में छापेमारी की है। और ये छापेमारी है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कई कोल लेवी स्कैम हुआ है, कि कोयला खदान से जुड़े कुछ मामले पर बोला जा रहा है कि कांग्रेस सरकार ने, यहाँ की कांग्रेस सरकार ने कुछ बेनिफिट्स दिए हैं और कुछ घोटाला हुआ है। उसको लेकर ये पुराना एक मामला था, उस पे एक ईडी
ईडी की कार्रवाई हुई है, इसको लेकर कल थोड़ी राजनीतिक गहमा-गहमी थी। बात कांग्रेस ने कहा कि अंबानी मामले को लेकर सरकार बैकफुट पे है, तो फिर वो नई-नई चीजें लेके आ रही है और इसका भी हवाला दिया कि हमारे कार्यक्रम से पहले ये डिसरप्शन करने का तरीका है। निर्मला सीतारमन ने इसके उसमें कहा कि हम बदले की कार्रवाई करते हैं। ये आम कस्टमरी से बयान है जो आमतौर पे आते रहते हैं जब भी जिसके भी खिलाफ कार्यवाहियां होती हैं। एक अहम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो एक अहम कल घटनाक्रम था, कल का मेरा मतलब है 20 फरवरी का, और ये 21 फरवरी का अखबार है। घटनाक्रम ये था कि बाइडेन जो हैं वो कीव पहुंचे थे, यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे थे। कारण ये है कि 24 फरवरी को यहाँ ये रशिया के आक्रमण का 1 साल हो रहा है, तो ये पहली बरसी होने जा रही है। तो उससे 3 दिन पहले प्रेसिडेंट पहुंचे हैं और कई मौकों पे इन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कई मौकों पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति को बुला चुके थे कि आप यहाँ आइए और हमारी स्थिति देखिए, और अब ये इस एन मौके से एन पहले पहुंचे हैं। और ये एक बड़ा संकेत है पूरी दुनिया के लिए कि हाँ, अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है कि यहाँ पर जब ये पहुंचे तो उन्होंने एक बड़ी अमाउंट का भी वो किया है, प्रॉमिस किया है $500 मिलियन का, कि इतनी राशि के और आर्म्स डिलीवर किए जाएंगे। और इस तरीके का ये एक घटनाक्रम है। इसके अगेंस्ट में फिर अगले दिन पुतिन ने किया है, उसके बारे में हम अगले एडिशन में बात करेंगे। यहाँ पर EPFO लिस्ट नॉर्म्स फॉर द ऑप्टिंग हायर पेंशन, ये खबर सबसे अच्छी दैनिक भास्कर ने छापी है। बता देती हूँ खबर क्या है। ये अखबार है मेरे सामने और दैनिक भास्कर में लिखा है कि ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनने के लिए सिर्फ 11 दिन बचे हैं। ये असल में EPFO जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है के अंशदाता, यानी कि जो जिनका EPFO कटता है, वो कर्मचारी अगर उन्होंने पेंशन में एक विकल्प होता है कि वो अपने टोटल जो अर्निंग है उसका कितना हिस्सा वो कटवाना चाहते हैं, तो मिनिमम या मैक्सिमम। तो उसमें एक सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले ये अंशदान 6500 का कैप था सैलरी पर, 6500 रुपए प्रति माह तक ही हो सकता था, जिसको बढ़ा के सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुनवाई के बाद ये वर्डिक्ट आया कि इसको 15,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। तो एक बार ठीक से पढ़ देती हूँ। गौरतलब है कि 22 अगस्त 2014 की EPF संशोधन से पेंशन योग्य सैलरी कैप 6500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। अब EPFO ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को अंशधारकों को हायर पेंशन का विकल्प उपलब्ध करवाने को कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था 4 नवंबर साल 2022 को, यानी कि 1 साल पहले, करीब कुछ महीने पहले नवंबर में, और इसकी लास्ट डेट है वो 3 मार्च है। तो 3 मार्च है और हम फरवरी के आखिरी कुछ दिनों में हैं, तो इसीलिए इनका जो एंगल है वो है सिर्फ 4 दिन बचे हैं ये पेंशन विकल्प चुनने का लिए। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि 4 नवंबर को जब ऑर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट का, तो EPFO को अपने ब्रांचेस को, क्षेत्रीय कार्यालयों को ये निर्देश आगे बढ़ाने में इतना समय क्यों लग गया? कि क्या ये सरकारी प्रक्रियाएं अभी भी जो बार बार हमें बताया जाता है कि E-गवर्नमेंट हो गया है, E-गवर्नेंस हो गया है, उसके बाद भी अगर नवंबर के सरकारी आदेश को, जो कोर्ट का आदेश है, उसको पहुंचने में फरवरी लग जा रही है और बिल्कुल लास्ट डेट से जस्ट पहले बताया जा रहा है कि भाई अब हम आपको अलाउ कर रहे हैं, तो इससे कितना पेंशन धारकों का नुकसान होगा, जो भविष्य के पेंशन धारक हैं और जो कॉन्ट्रीब्यूटर हैं जिन्हें कहना चाहिए, उनका कितना नुकसान होगा। तो अब हमारे पास सीधी सी बात है, अब ये
जो आदेश है वो ईपीएफओ ने अब अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को दिया है। क्षेत्रीय कार्यालय अब अपने उनके अंदर रजिस्टर्ड जितने भी कंपनियां हैं उनको भी ये देंगे। तो इसके हिसाब से आप समझिए कि बिल्कुल 2-3 दिन ही लोगों को मिल रहे होंगे जब वो ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन किन के लिए है? 22 अगस्त साल 2014 के ईपीएफओ संशोधन से पेंशन योग्य सैलरी कैप अच्छा ये हुआ है। तो ये इसमें ये जानकारी नहीं है कि ये किन किन के लिए है, ये ऑल डिटेल्स आएंगे तब पता चलेगा। करना कैसे है? हायर पेंशन के लिए ईपीएस मेंबर को करीबी ईपीएफओ ऑफिस में जारी फॉर्म भरना होगा, जरूरी दस्तावेज देने होंगे। यहाँ डिक्लेरेशन कर्मचारी को भी देना होगा, जो एम्प्लॉयर है नियोक्ता है उसको भी डिक्लेरेशन देना होगा। तो ये इस तरह का कुछ चीजें हैं। इसी खबर को लगभग सारे अखबारों ने इस एंगल पे कवर किया है कि ज्यादा पेंशन का विकल्प अब अंशधारक चुन सकते हैं, यानी कि जो कर्मचारी हैं वो ईपीएफओ से अब ज्यादा अपनी सैलरी का ज्यादा रुपया कटवा सकते हैं। इसका लॉजिक अगर समझना हो तो मान लीजिए मेरी सैलरी 10 साल पहले बहुत कम थी, तो मुझे लगता है कि अगर मैं ज्यादा अमाउंट में ईपीएफओ कटवाऊंगी तो फिर मेरे पास जो इन हैंड सैलरी होगा, जो टेक अवे मनी होगा, वो बहुत कम होगा। जैसे ही किसी व्यक्ति की सैलरी बढ़ती है तो फिर वो उस स्थिति में होता है कि वो ज्यादा ईपीएफ कटवा पाए। तो उस सिचुएशन के लिए अब ये विकल्प दिया जा रहा है कि जो अब चाहते हैं कि उनका ज्यादा रुपया फंड के तौर पे, पेंशन फंड के तौर पे कट जाए, वो अब अलाउ होगा, लेकिन उसकी लास्ट डेट है 3 मार्च। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और क्या घटनाएं हैं। जेएनयू में तनाव चल रहा है, कुछ एक मामला दोबारा से निकल के आया है। निकी शर्मा मर्डर कांड में इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्टोरी किए हैं जिसमें बताया कि ये जो लड़का है, जो मर्डर का आरोपी है, निकी का पति, उसका पिता करीब 25 साल पहले हत्या के एक मामले में नामजद था और वो मामला सेटल हो गया था। तो ये परिवार की हिस्ट्री ही निकल के आ रही है कि हत्या के आरोप में इनके पिता भी रहे हैं। तो ये एक और मामला है। कर्नाटक में डेवलपमेंट हुआ है कि विधानसभा चुनाव होना है या 2-3 महीने में, और यहाँ पर पाला बदलने का खेल शुरू हो गया है। अखबार ने लिखा है भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा के 2 करीबी लिंगायत नेता एचडी थमैया और केएस किरण कुमार भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए हैं। तो उत्तर भारत में हम देखते हैं कि बहुत से लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जाते हैं, तो वहां पे उल्टी धारा बह रही है। तो राजनीति सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए लोग आते जाते हैं। तो वो हमें इस खबर से पता चल रहा है। ये कल के दिन में कई ऐसी घटनाएं हुई जो चौंकाने वाली हैं। एक एलएनजेपी जो अस्पताल है दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, जयप्रकाश नारायण लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, यहाँ पर एक बच्ची का ऑपरेशन, एक महिला का डिलीवरी हुई और उस दौरान एक डॉक्टर ने कहा कि बच्ची मृतक पैदा हुई और इमेच्योर पैदा हुई, जबकि जो माँ थी उसका कहना है कि मेरी बच्ची जिंदा थी। बच्चे पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन ने उस बच्चे का शव को, जो डॉक्टर उसको शव कह रहा था, उसको उन्होंने एक छोटे से गत्ते में पैक करके परिजनों को दे दिया। जब वो घर पहुंचे तो पता चला कि वो बच्ची तो असल में जिंदा थी। और फिर वो लौट के आके उन्होंने वापस अस्पताल से रिक्वेस्ट किया कि इसका इलाज कीजिए, लेकिन उसका इलाज नहीं किया गया, वेंटिलेटर नहीं दिया गया। फिर इस पे सोशल मीडिया पे एक वीडियो पहुंच गया और अस्पताल के खिलाफ काफी हंगामा हुआ। उसके बाद वो इलाज के लिए राजी हुए हैं। ये एक चौंकाने वाला मामला सामने आया और पूरी तरह से लापरवाही का केस है। इसमें अलग अलग अखबारों ने अलग अलग तरह से इसको पेश किया है। अमर उजाला ने वो तस्वीर मैं दिखाती हूँ, वो तस्वीर भी लगाई है। हाँ जी, ये स्टोरी जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है उसकी हेडिंग है न्यू बॉर्न प्रिज्यूम्ड डेड हैंडेड टू केन इन सर्जिकल ग्लव बॉक्स लेटर फाउंड अलाइव। तो इस तरह
से चीजें चल रही हैं। यहाँ इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत ही मार्मिक सी खबर एक छापी है, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। इम्पोर्टेंट है ये राजनीतिक रूप से भी, कि कैसे सरहदें हमें बांट देती हैं और सरहदों के चलते कितने प्यार कुर्बान हो जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान के बीच में की सरहद की वजह से इंडियन पेज वन पे एक एंकर स्टोरी लगाई है। एंकर का मतलब होता है पेज वन की ऐसी खास स्टोरी जो सबसे नीचे के बॉटम पे जो स्टोरी होती है, और ये पूरे के पूरे पेज को लीड करने का काम करती है एक तरह से। तो स्टोरी ये है कि लूडो ऑनलाइन, आपको याद होगा कि स्टोरी ये है कि आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन का टाइम था तो लोग ऑनलाइन लूडो खेलते थे। तो ऑनलाइन लूडो खेलते हुए अ, इकरा जिवानी और मुलायम सिंह यादव, ये दो अलग अलग लोग अलग अलग देशों में रह रहे थे। ये इकरा जिवानी पाकिस्तान की एक युवती है, और मुलायम सिंह यादव ये जाहिर तौर पे इंडिया का रहने वाला है। और ये दोनों की मुलाकात, ऑनलाइन मुलाकात हुई और फिर प्यार में तब्दील हो गई। उसके बाद क्या होता है कि ये 2023 में 2019 में ये प्यार शुरू हुआ। उसके बाद इतना बढ़ गया कि उसके बाद इन्होंने दुबई, लड़के ने, जो मुलायम सिंह यादव जिसका नाम है, इस लड़के ने लड़की के लिए दुबई का टिकट कराया, पाकिस्तान से दुबई, और दुबई से नेपाल होते हुए ये इंडिया इसको लेके आया। और नेपाल में इन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है, और उसका नाम यहाँ पे रिया कर दिया गया, रिया यादव कर दिया गया। और बेंगलुरु में ये दोनों लोग पति पत्नी के तौर पे रह रहे थे। यहाँ रहते हुए अभी हाल में 23 जनवरी को इस महिला को पुलिस ने, बेंगलुरु पुलिस ने इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पे पकड़ा, और पता चला कि ये पाकिस्तानी नेशनल है जो इलीगल तरीके से भारत में आ गई हैं। और फिर इस महिला को आखिरकार जो है वो डिपोर्ट कर दिया गया है पाकिस्तान, इनके अपने देश। तो ये प्रेम कहानी है जो इस तरह से खत्म हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम दो ऐसे देश हैं जिनके बीच में लंबे समय से कोई दोस्ताना व्यवहार नहीं है, और ये इलीगल तरीके से आई। इस मामले में अहम बात यह है कि दोनों की उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है, दोनों काफी यंग हैं। ये जो लड़का है ये 10वीं पास करने के बाद सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम कर रहा था, और जो लड़की थी वो भी हाउस वाइफ के तौर पे रह रही थी। और ये इनपुट भी मिला कैसे, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये लड़की हमेशा अपने मम्मी पापा को कॉल करती थी, और अपने मम्मी पापा को पाकिस्तान में जो रह रहे थे उनको ये व्हाट्सएप कॉल करती थी। और वो व्हाट्सएप कॉल के सिग्नल G20 जो शुरू होने वाला है उसकी वजह से इस समय इंटेलिजेंस वहां एक्टिव थी कि कोई कॉल लगातार पाकिस्तान जा रहा है। और वो इनपुट बेंगलुरु पुलिस को मिला, उसके जरिए ये पकड़ में आया ये पूरा का पूरा केस, और आखिरकार ये इन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है। इस पूरे मामले में मुलायम सिंह यादव जो लड़का है, इनकी माँ का कहना है कि अगर लड़का लड़की दोनों राजी हैं तो सरकार को क्या दिक्कत है। और मतलब परिवार जो है वो लड़के के साथ है। हालांकि लड़की ने अपने घर में यही जानकारी दी थी कि लड़का मुस्लिम है। लड़के का नाम सलीम है, ठीक उसी तरह से जैसे इस लड़के ने, जो युवक है, जो मुलायम सिंह यादव जिसका नाम है, मुलायम ने अपने लड़की का जो नाम था वो धर्म परिवर्तन करके रिया यादव करा दिया था। ये बहुत ही मतलब कोई फिल्मी कहानी आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसी फिल्मी कहानियों के अंत फिल्मी हो तो क्या ही बात हो। लेकिन ये एक फाइनल चीज हो गई है, ये अभी हाल में डिपोर्ट हुई है। उसके बाद ये खबर इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो इंडियन एक्सप्रेस में एक और खबर है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग भी है, और मतलब सवाल भी खड़े करती है, चौंकाती है, निराश करती है कि एक आईफोन का एक ऑर्डर देने वाले व्यक्ति ने जब आईफोन उन्हें मिला, कर्नाटक की घटना है, अभी मुझे मिल नहीं रही है, कर्नाटक की घटना है कि एक
20-22 साल के युवक ने कई आईफोन फ्लिपकार्ट से मंगवाया, और जो डिलीवरी बॉय था जब वो लेके आया तो उससे झीना झपटी की गई कि उसने रुपए नहीं दिए, और उसके बाद उस डिलीवरी बॉय को उस लड़के ने मार दिया, उसकी हत्या करके उसे 4 दिन तक अपने घर में रखा। उसके बाद उसके शव को एक जगह जाके कहीं रेलवे स्टेशन के पुल के पास जला दिया। उस मामले में लड़के के घर वाले जब ढूंढ रहे थे और पता चला कि ऐसे कोई शव जला मिला है, तब जाके सीडीआर के जरिए, कॉल डिटेल्स के जरिए जानकारी मिली और ये घटना खुल के आई है। तो इस तरह की भी मामले मतलब क्या क्या हो सकता है वो हम देख पा रहे हैं। तो ये तो थी मुख्य मुख्य चीजें। अब मैं अगर आपको अलग अलग अखबारों में और क्या था और क्या नहीं था, क्या नहीं था पे हमने आज पहले बात कर ली। क्या नहीं था में जो खबर है नासिर और जुनैद की खबर है, वो खबर ही नहीं थी, ये हमने पहले ही बात कर ली। कांग्रेस कोयला घोटाला, कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर छापे, ये खबर सब जगह है अलग अलग तरीके से। ये खबर मैंने आपको बता दी थी। ये इंपॉर्टेंट खबर है जो छूटती जा रही थी, ये नजर आ गई है। राज्यसभा में विपक्ष के 12 सांसदों के खराब आचरण को लेकर जांच होगी। ये आरोपी सांसदों में कांग्रेस के 9 और आपके 3 सदस्य शामिल हैं, और राज्यसभा के ये सदस्य हैं। और जो उपराष्ट्रपति हैं धनखड़, उन्होंने ये आदेश दिया है, जो कि राज्यसभा के सभापति भी हैं। उन्होंने ये आदेश दिया है कि विशेषाधिकार हनन के मामले में के खिलाफ 12 लोगों के खिलाफ जो है तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद की समिति से इस कांग्रेस और 12 सदस्यों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के मामले की जांच कराने को कहा है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में हमें जानने को मिले कि अगले सेशन के लिए कुछ लोग रेस्टिगेट कर दिए गए हैं, जैसा कि पहले भी हो चुका है। कल नरेंद्र मोदी रेस्क्यू ऑपरेशन से लौटे, सीरिया और तुर्की से लौटे लोगों जो हमारे पर्सनल थे उनसे मिले, उनकी सराहना की और कहा कि देश की हर देश की मदद के लिए हम आगे हैं, वसुधैव कुटुंबकम वाली नीति को लेकर। नीतीश से अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी बनाई है, ये भी अहम खबर है। इसके अलावा केंद्र की परियोजनाओं के लिए धर्मस्थल को ना ढहाएं, उपराज्यपाल सिसोदिया का बयान है। और कोई खास एज सच खबरें नहीं हैं। एक और इम्पोर्टेंट खबर है जिन्हें दैनिक जागरण ने देखना पड़ेगा ड्रॉप किया है क्या, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है। मैंने आपको बताया था कि दैनिक जागरण ने 2 दिन से दैनिक जागरण ने एक खबर छाप रहा है, और वो खबर है कि कैसे वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं वो 123 दिल्ली में वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर करने जा रही है और वापस ले रही है। और इस मामले में कहा यह जा रहा है कि जब दिल्ली बनी थी उस दौरान जब संपत्तियां ली गई थी, तो उन सब संपत्तियों में थे जो जिन पे काम नहीं हुआ, जिनकी जरूरत नहीं पड़ी, उन्हें उनको वापस दे दिया गया जिनकी वो संपत्तियां नहीं। इस मामले में अब सरकार वो संपत्तियां अपनी बता के सरकार कह रही है कि हमारी संपत्ति थी, सरकारी संपत्ति थी, उनको अब वक्फ बोर्ड से वापस ले रही है। दैनिक जागरण देख लेते हैं। 20 करोड़ के घोटाले में दिल्ली जल बोर्ड का संयुक्त निदेशक गिरफ्तार, ये इंपॉर्टेंट खबर इन्होंने लगाई है और पेज 1 की लीड है ये। छत्तीसगढ़ में बघेल का करीबियों पर ईडी की कार्रवाई, ये खबर भी हम देख पा रहे हैं। मैं ये देखना चाह रही हूँ कि क्या वक्फ बोर्ड वाली खबर, किशोर से विवाद के बाद मुस्लिमों ने हिंदू परिवार को पीटा, ये खबर लगाई है नूह से। खलीलपुर यहाँ हिंदू और मुस्लिम 2 परिवारों ने पीटा, जबकि अमर उजाला ने ही ये खबर लगाई है। इसमें ये कहा जा रहा है कि खलीलपुर गांव में तेज गति से बाइक चला रहे मुस्लिम किशोर
मुस्लिम समुदाय के किशोर को हिंदू परिवार के लोगों की ओर से नसीहत देना महंगा पड़ गया और आरोप है कि दोनों मुस्लिम परिवार के लोगों ने हिंदू परिवार के लोगों पर पथराव किया और फिर घर में घुसकर लाठी डंडे से पीटा। 2 युवकों को गोली भी चलाई, जिसमें एक गोली पीड़ित परिवार की कार पर लगी जो दूसरी हवा में। ये तांडव करीब 2 घंटे हुआ। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि हेडिंग बता रही है कि मुस्लिम ने हिंदू पे हमला किया। यही खबर मैं आपको दूसरी जगह दिखाती हूँ, तो आपको लगेगा कि ये स्टोरी किस तरह से एंगल दिया गया है इसको। ये देखिए, दैनिक भास्कर है ये। दैनिक भास्कर ने लिखा है, बाइक की रफ्तार को लेकर 2 समुदाय भिड़े, लाठी डंडे चले, पत्थरबाजी और फायरिंग में 9 लोग घायल। इसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि हिंदू ने मुसलमान पे या मुसलमान ने हिंदू पर हमला किया। तो ये एंगल है कि किस तरीके से ये हमेशा पत्रकारिता में सिखाया जाता है कि जब भी कोई हमला होगा आप उसमें कौन था, कौन किन के बीच में हमला हुआ, आप उनका स्पेसिफिकली नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसे मामले और भड़क सकते हैं, ऐसे में मामला और भड़क सकता है। लेकिन दैनिक जागरण ने ठीक उसके उलट किया। अभी आप देखिए कि खबर क्या कह रही है कि 2 घंटे तक उपद्रव चला, लाठी डंडे चले, 9 लोग घायल हुए, गुड़गांव के अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनकी शिकायत पर दूसरे पक्ष के मुख्य आरोपी जावेद और दाऊद और जमशेद को समेत 63 नामजद और 10 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। समुदाय के लोगों का कहना है कि 15 वर्षीय नाबालिग लड़का रविवार सुबह जब नथुराम गुर्जर के घर से गुजरा तो उसकी पिटाई कर दी गई। वहीं नथुराम के परिजनों ने कहा कि नाबालिग तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था। अब आप देखिए कि यहाँ बताया तो नहीं गया है कि कौन गुजरा और मतलब कौन सा समुदाय, ये नहीं बताया। नाम से पता चल रहा है कि जो लड़का था वो मुस्लिम था, वो हिंदू गली से गुजरा, और ये भी लिखा है कि उसकी पिटाई कर दी गई। और उसके बाद दोनों और जो जिन पे आरोप है कि इन्होंने पिटाई कर दी, उनका कहना है कि लड़का बहुत टेढ़ा मेढ़ा करके सही तरीके से बाइक नहीं चला रहा था, तो उसे नसीहत दी गई और उसे पीटा नहीं। तो कुल मिला के आरोप लगाया है, घटना बताई है, पूरी घटना। लेकिन दैनिक जागरण ने ये पूरी बात ही सिरे से गायब कर दी है कि उस लड़के को पीटा गया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। तो अखबार किस तरीके से एक माइंड में, एक रीडर के दिमाग में एक अलग ही एंगल से चीजें कहीं ना कहीं डेवलप कर रहे हैं, इम्प्लांट कर रहे हैं कहना चाहिए, तो वैसा कुछ हो रहा है। और बाकी लगभग सिमिलर खबरें हैं आम दिन जैसी, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट खबरें थी जो आपको बताने लायक थी। बहुत बहुत शुक्रिया।